हेलो एंड वेलकम ऑन लॉ एजू स्टेशन। आपका स्वागत है, नमस्ते और मेरा नाम है शालिनी। इस वी लेक्चर में हम करने वाले हैं कुछ डेफिनेशंस और नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। As I mentioned in last VLEC of the playlist that the subject is not as difficult as it appears to be. थोड़े से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप इन्हें समझ लें तो आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी। तो इस बेहतरीन इंटेंशन के साथ शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं डेफिनेशंस और क्रिटिसिज्म की ओर। पिछले वीलेक में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को एक रूल बुक के एनालॉजी के फॉर्म में समझा। ऐसी रूल बुक जो डिफाइन करती है एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटीज, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर, उन पावर को एक्सरसाइज करने का प्रोसीजर, पावर की लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस, उन लीगल रेमेडीज को जो पब्लिक अवेल कर सकती है व्हेन दे आर रॉन्ग्ड और व्हेन देयर राइट्स आर एनक्रोच्ड अपॉन बाय दीज अथॉरिटीज। अगर आप इन डेफिनेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारी रूल बुक की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ऑस्टिन emphasizes on the ends and modes of sovereign power। जब हम इसे कंपेयर करते हैं अपनी सिंपल रूल बुक की एनालॉजी से तो वी फाइंड दैट ऑस्टिन misses on the liabilities, duties, restrictions। There is also a miss on balance between public welfare and rights of private citizens। It does not include the remedies that private citizens can exercise। Schwartz, in his definition, emphasizes on delegated legislation, power of adjudication outside of judiciary. But he misses to mention on the aspects of restriction of power, judicial review, legal remedies that are available to private citizens. Now, these definitions were taken to next level by Dicey. Yes, the same Dicey who is also a propagator of rule of law. Rule of law to any legal system is like what a pillar is to a house. And this is extremely important concept of administrative law. This topic and also the topic of delegated legislation जो आपने पिछले वाले slide में सुना will be covered in a separate VLEC on Law Edu Station. So subscribe to the channel and click on the bell icon so that you do not miss what you should not be missing. Coming back to the definition, there is nothing much to explain here. Next definition है by Jane। मुझे बहुत खुशी होती है, I get very happy जब मुझे कुछ इंडियन स्कॉलर्स के बारे में कोट करने को मिलता है। So this definition is from Jane and Jane। काफी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन है, कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। So I believe इसको भी आप अपने आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो हमने ऑलरेडी देखा कि 19th सेंचुरी में मंत्रा फॉर द स्टेट वाज लेज़र-फेयर। दिस लेड टू ह्यूमन मिजरी एंड पेन। दस स्टेट्स ने एक अपने ऊपर ड्यूटी ली फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल वेलफेयर। New principles of justice, liberty, equity of status and opportunity, they were embraced। तो अब जब स्टेट्स ने ये सब जिम्मेदारी ली तो उनके फंक्शंस बढ़े, नई नई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज आई फॉर म्यूनिसिपैलिटी, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, protection from exploitation, banking, loans, support to small and medium enterprises, और बहुत ही सब। This all led to immense increase in the work of public administration, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन का पब्लिक की रोजमर्रा की जिंदगी से इंटरैक्शन बढ़ा। To an extent, the public is now dependent on the administrative bodies. Hence, the need of regulatory nature of this public law to govern this constant interaction which is happening between the giant administration and a regular private citizen of the country. To regulate this, to keep the balance between public welfare and the rights of private individuals. Next, as the state took the form of welfare state,
सोसाइटी इंप्रूव हुई, सोसाइटी चेंज हुई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आए, ग्लोबलाइजेशन आया, लोगों की ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन बढ़ी, हमारे ह्यूमन राइट्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ी। इससे क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में और बढ़ाव हुआ, नई एडमिन बॉडीज बनी, नए पावर दिए गए, नए रूल्स बने, नए प्रोसीजर्स आए। इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज आर कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग एंड एक्सपैंडिंग इन रिस्पॉन्स टू the responsibilities of administration. So administrative law fluid है, फिक्स्ड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, डायनेमिक है, कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हैं to the societal needs, to the technological advancement, to the global changes which are happening around us. Last, administrative law एक और terms में unique है, that it is not codified. It is instead a judge-made laws. This is emerging from the rulings of the court. अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है because it is constantly dealing with the complex, ever-changing, ever-evolving interactions which are happening between the government bodies and the citizens. अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कोडिफाई कर देंगे, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टैट्यूट में डाल देंगे, तो ये बहुत से कारणों के कारण चैलेंजिंग हो जाएगा। जल्दी ही कोडिफाइड लॉ आउटडेटेड हो जाएगा एंड विल नॉट बी एबल टू अकोमोडेट द इमर्जिंग इश्यूज और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अब दूसरा ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट जो है दे आर ऑफन अराइजिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक सिचुएशन। हर बारी एक नया सिचुएशन आता है बिटवीन द एवर इवॉल्विंग इंटरैक्शन विच इज हैपनिंग बिटवीन द गवर्नमेंट बॉडीज एंड पब्लिक। तो इसलिए हम एक वन साइज फिट ऑल स्टैट्यूट फॉर ऑल द सिचुएशंस नहीं बना सकते हैं। थर्डली, जजेस के डिसीजंस जो इंडिविजुअल केसेस में होते हैं, दे प्रोवाइड द डॉक्ट्रिन्स एंड इंटरप्रिटेशंस ऑन हाउ द लॉ शुड बी अप्लाइड. Judges ensure that government agencies are acting within the boundaries of the law and are adhering to the principles of fairness, justice. तो ये है nature of administrative law. Public law, regulatory in nature, uncodified and dynamic. अब समझते हैं the scope of administrative law. Scope of administrative law is extensive. It is very wide. ये इंक्लूड करता है एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी, जुडिशियल रिव्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज का क्रिएशन, उनकी फंक्शनिंग, उनका गवर्नेंस, एनफोर्समेंट, कंट्रोल, अपील का प्रोसेस, ग्रीवेंस हैंडलिंग का प्रोसेस, लीगल रेमेडीज जो कि पब्लिक को अवेलेबल हैं। अब इस सारे स्कोप को समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 जो कि बनाया गया टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। विद दिस एक्ट, citizens have a right to request information from public authorities and the government bodies. Any Indian citizen can file an RTI application seeking information which is held by public authorities. अब administrative law define करता है procedure to procure this information for the citizen, also for the government body. So you as a citizen has to specify the information that you seek. फिर आपको एक छोटी सी नॉमिनल सी एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ती है। उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन एड्रेस करनी पड़ती है टू द डेजिग्नेटेड पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। अब आपने रिक्वेस्ट दे दी। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑल्सो डिफाइंस प्रोसीजर कि आपकी एप्लीकेशन कैसे हैंडल होगी। अब यहां पर PIO की अकाउंटेबिलिटी है टू रिस्पॉन्ड टू योर एप्लीकेशन विद इन 30 days. If PIO denies information, he must provide a written explanation of the grounds. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपको एक प्रोविजन प्रोवाइड करता है अपील का और एक अपीलेट प्रोसीजर भी देता है। अगर आप रिस्पॉन्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपके कुछ ग्रीवेंसेस हैं, तो आप
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंतर्गत अपील कर सकते हैं। The first appeal is made to the designated first appellate authority, जो कि उसी डिपार्टमेंट के अंदर होती है। If the appellant यानी कि आप फिर भी unsatisfied हो तो you can further appeal to the Information Commission। अब इंफॉर्मेशन कमीशन कौन है? ये एक इंडिपेंडेंट क्वाजी जुडिशियल बॉडी है जो कि एस्टैब्लिश करी गई है आरटीआई एक्ट के अंतर्गत। So administrative law in the RTI Act also prescribes penalties for non-compliance with its provisions. Public information officers who fail to provide information or deny it without valid reasons can be subject to fines and disciplinary action. So ये एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज embodied in the Right to Information Act. It establishes procedures, powers, functions, limitations, remedies to enable citizens to access the information transparently, efficiently, and fairly. With this V lecture, we come to the end of this important topic. अब पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज हमने समझा, अपनी एक फाउंडेशन बिल्ड करी है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। वी हैव डेवलप्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स असेंस, उसका सिग्निफिकेंस। वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड कि कैसे चेंजिंग रिलेशनशिप ऑफ स्टेट विद द इंडिविजुअल्स लेड टू द ओरिजिन एंड पॉपुलैरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। हमने ये भी देखा कि करंट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ इंडिया इज एक्चुअली अ ब्लेंड। We went through the definitions and the criticism. We also understand now the public, regulatory, dynamic nature of these judge-made administrative laws. We understood the wide scope of administrative law with the help of an example from RTI Act. We also came across new terms: delegated legislation, quasi-legislative body, quasi-adjudication, for which I have asked you to hold on as I shall be explaining them in a separate V lecture. So, I hope you found this V lec interestingly informative. And before I let you go, I have a quick favor. SCSF, subscribe, comment, share and follow. मेरी पूरी इंटेंशन है मैं इस चैनल पे एनरिचिंग कंटेंट डालते जाऊं, आपकी मदद करते जाऊं। सो काइंडली सब्सक्राइब, help your friends, share to them the link, comment and feedback. Namaste, Sat Sri Akal, and wish you very best. Thank you.